हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू एमएम एकेडमी। आज मैं करा रही हूँ आपको सीसेट पेपर का एनालिसिस जो आया है 2021 में। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दूंगी इस बार की सीसेट पेपर के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट को अवेयर कराना चाहती हूँ कि जो सीसेट का पेपर होता है वो भी यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंस रखने लगा है। इस बार के पेपर को देख के आपको समझ में आएगा कि सीसेट के पेपर का लेवल क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सीसेट के पेपर को काफी लाइटली ले रहे थे काफी सालों से। इस बार यूपीएससी ने सीसेट के पेपर को काफी टफ लेवल या फिर बहुत ही हाई लेवल पे सेट किया है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। तो प्लीज स्टूडेंट्स जो सीरियस नहीं है सीसेट के पेपर के लिए अब सीरियस हो जाए, बिकॉज आपने भी देखा है कहीं ना कहीं आपको सीसेट के पेपर की प्रिपरेशन जरूरी है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। सो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर सीसेट। सबसे पहले मैं इस क्लास में आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कवर करूंगी, देन आगे सीसेट के जो भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट होंगे वो कवर करूंगी। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में मेंशन है आपको। देखिए, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस रीड नहीं करूंगी, मैं आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस के क्या मीनिंग है और उनको कैसे सॉल्व करना है वो बताती जाऊंगी। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनने सीसेट का पेपर 2021 अटेंड किया है एंड दे वांट सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। तो मैं ट्राई करूंगी कम से कम टाइम में आपको रीजनिंग के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 books PQ RST UV are placed side by side. RQ and T have blue covers. देखिए PQ RST UV साइड बाय साइड बुक्स रखी हुई हैं। जो RQT है वो ब्लू कवर की हैं और रेस्ट जो बची हुई हैं वो रेड कलर की हैं। तो RQT को हम क्या बना लेंगे, ब्लू कलर की बुक्स के कवर में रख देंगे ये, और जो बची हुई बुक्स हैं PSUV इनको हमने रेड कलर के कवर में रख दिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओनली S and U आर न्यू बुक्स। S और U है वो न्यू बुक्स हैं। ओके, तो हमने एस और यू को न्यू बुक रखा और बाकी को ओल्ड बुक्स की कैटेगरीज में रख दिया। अब क्या बोल रहा है, कुछ लॉ बुक्स हैं जो है पी आर और एस। लॉ बुक्स कौन सी हो गई हमारी, पी आर और एस। बची हुई कैसी है, गैजेटेड। ओके, तो बची हुई हमने गैजेटेड बना ली। तो इतना आपको समझ में आया। आपको क्या कंडीशन पूछ रहा है, आपको वो बुक्स बतानी है जो ओल्ड हैं, गैजेटेड हैं एंड ब्लू कवर की हैं। तो देखिए ओल्ड, गैजेटेड एंड ब्लू। देखिए ये हो गया क्यू, ओल्ड, ब्लू एंड गैजेटेड, और दूसरा कौन सा हो गया, ये टी, ब्लू, ओल्ड एंड गैजेटेड। तो हमारे पास इन सब में से ये जो क्यू है और टी है यही फॉलो कर रहे हैं ये दोनों केसेस। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन अ गिवन सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दिया है, आपको उसमें से इनकरेक्ट टर्म को रिमूव करना है। आपको मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे इस तरीके के। आपको देखना है यहाँ पे कैसे सीरीज फॉर्म हो रही है। तो देखिए आपकी सीरीज कैसी फॉर्म हो रही है, 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28 43 40। देखिए आपका 3 से 2 जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। देन 2 से 7 जा रहे हो, मतलब फिर इंक्रीज कर रहे हो। फिर देखिए फिर डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो ये सीरीज क्या होती है, डिक्रीमेंटल इंक्रीज सीरीज। इसमें देखिए आपकी दो सीरीज पैरेलली वर्क करती हैं अल्टरनेटिवली। देखिए 3 से 7 जाना है आपको, 7 से 13, 13 से 21, 21 से 31, 31 से 43 एंड 43 से जो नेक्स्ट टर्म है वो। और यहाँ देखिए 2 से 4, 4 से 10, 10 से 18, 18 से 28, 28 से 40। तो आपके दो सीरीज पैरेलली मूव करती है यहाँ पे। देखिए 3 से आप गए 7 में तो आपने ऐड कितना किया, +4। 7 से आप गए 13 में तो आपने ऐड कितना किया, +6। 13 से आप गए 21 में तो आपने ऐड किया +8। 21 से आप गए 31 में तो आपने ऐड किया +10 का। 31 से आप 43 में गए तो आपने ऐड किया +12 का। तो देखिए आपके इन सब में देखिए आपस में कितने कितने गैप है, +2 +2 +2 +2। 4 में प्लस किया 2, 6 में प्लस किया 2, 8 में प्लस किया 2, 10 में प्लस किया 2। तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिफरेंस मिलता जाएगा। तो देखिए ये सीरीज तो हमारी करेक्ट बन रही है। अब जो बचे हुए नंबर्स थे, ये जो अल्टरनेटिवली हमने छोड़ दिए थे, इनको देखते जाइए। 2 से आप गए 4 पे तो आपने कितने का एडिशन किया, +2 का। 4 से आप गए 10 पे तो आपने कितने का एडिशन किया, +6 का। 10 से गए आप 18 में, +8 का। 18 से आप 28 में तो +10 का। 28 से 40 गए आप तो आपने किया +12 का। तो देखिए यहां से 12, यहां भी 10, यहां पे 8, यहां पे 6,
यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए था 4। 4 में आप माइनस करेंगे जब 4, तो आपको इस जगह पे क्या मिलना चाहिए, इस जगह पे मिलना चाहिए आपको 0। तो आपका आंसर सही क्या होना चाहिए था, 0 आंसर। बट आपको गलत आंसर कौन सा था यहाँ पे, 2। तो 2 को रिप्लेस करके आपको आंसर मार्क करना था वहां पे 0। ओके, अब ये तो दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते जाएंगे आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज, चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। देखिए, इसे हम बोलते हैं मिसिंग एंट्री ऑफ सीरीज। मतलब जब भी हम सीरीज पढ़ते हैं तो उसका एक पैटर्न ये भी होता है। तो देखिए, आपको मिसिंग टर्म निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, 7B 10A 3C। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अल्फाबेट्स देखेंगे, BAC, CBA। आपको ABC कहीं ना कहीं मिल रहा है तीनों रोज में, रो 1 रो 2। लेकिन देखिए रो 3 में आपको A मिल रहा है, C मिल रहा है, बट आपको B नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो B आना ही है। ओके, अब देखते हैं हम नंबर्स क्या आएंगे। तो देखिए ये कैसे आएगा, जब इस 10 से आप माइनस करते हैं 7, मतलब जो आपका कॉलम 2 है, कॉलम 2 के नंबर को माइनस करते हैं कॉलम 1 के नंबर से, तो आपको क्या मिलता है, कॉलम 3 का नंबर, ये वाला। तो देखिए जब आपने माइनस किया 10 से 7 को, तो आपको मिला 3। सिमिलरली 9 से माइनस किया 3, तो आपको मिला 6। तो 13 में माइनस करेंगे 10, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3। और बी हमको ऑलरेडी मिल चुका था, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दो सीक्वेंस दिए हैं, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2। तो सीक्वेंस 1 में जो भी सीरीज का पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा या फिर फॉलो कर रहा होगा, वही आपको फॉलो कराना पड़ेगा सीक्वेंस 2 में। और आपको यहाँ पे सी की प्लेस पे जो भी डिजिट आने वाली है वो बताना पड़ेगा। तो देखिए, आप जब 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 का, तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। ओके, तो आपने क्या किया, इस 8 में मल्टीप्लाई किया 1/2 का। अब सिमिलरली जो आपको ये 4 मिला इस प्लेस पे, उसमें आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 3/2 का। तो आपको नेक्स्ट वाली बॉक्स का नंबर मिल गया। तो ये नंबर आपको मिला 6। अब जो 6 आया था उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का, तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब जो 15 आया है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 का, तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। अब आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सी तक ही आना है नीचे वाली सीरीज में। तो देखिए यही चीज हम फॉलो करेंगे इस 5 में। जब ये 5 लिया हमने, 5 में मल्टीप्लाई किया हमने 1/2 का, तो 5 डिवाइड बाई 2 इज गिव अस 2.5। तो ए की वैल्यू क्या मिली हमें, 2.5। सिमिलरली ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 3/2, तो इस ए की वैल्यू 2.5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/2, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 3.75। ओके, अब ये 3.75 आया है, तो ये मतलब 6 के नीचे आया होगा जस्ट b की जगह पे। तो हमने 6 में मल्टीप्लाई किया था 5/2, तो हम 3.75 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का ही। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी प्लेस की वैल्यू। तो सी प्लेस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 9.375। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर जो सी प्लेस पे आ रहा होगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम अ पॉइंट बी set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 km. X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour. Y walks with a uniform speed of 1 km per hour in the first hour, with a uniform speed of 1.25 km per hour in the second hour, and with a uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour. एंड सो ऑन। तो देखिए इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके रखा है जिसमें आपका टाइम ज्यादा जाए ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो x है वो a पे खड़ा हुआ है, जो y है वो b पे खड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे से 15 किलोमीटर दूरी पे हैं। और जो x है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स y, एज वेल एज जो y है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स x, मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं। और एक और कंडीशन दी है, जो x है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, मतलब x हर एक घंटे पे 1.5 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है। फर्स्ट घंटे पे भी 1.5, सेकंड पे भी 1.5 एंड सो ऑन, जब तक वो मूव कर रहा है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन्ड है। लेकिन जो y है वो फर्स्ट आवर में चलता है
1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और सेकेंड आवर में 1.25 किलोमीटर की स्पीड में, थर्ड आवर में वो चलता है 1.5 की स्पीड में, एंड फोर्थ आवर में 1.75 एंड फिफ्थ आवर में 2। बट जो क्वेश्चन था उसने जो y की स्पीड मेंशन करी थी 1 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट आवर के लिए दी थी, 2 किलोमीटर पर आवर सेकेंड आवर के लिए दी थी, विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर थर्ड आवर की दी थी। तो देखिए आपको चेंजेस दिख रहे थे कि 1 से 1.25 जाने के लिए हमने 0.25 का एडिशन किया, सिमिलरली 1.25 से 1.5 जाने के लिए हमने एडिशन किया 0.25 का। तो हमें डेटा यहाँ तक का दिया है बस 1.5 तक का, लेकिन लिखा है सो ऑन, तो हम ये निकाल सकते हैं कि 0.25 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक आवर में। तो हमें 1.25 में जब हम ऐड कर देंगे 0.25 तो हमें मिलेगा 1.75, एंड 1.7 में फिर से हम ऐड करेंगे जब 0.25 तो हमें मिलेगा 2। ओके, एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। एंड आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आवर करेक्ट। दे टेक 5 आवर टू मीट। सबसे पहले चेक कर लेते हैं 5 आवर में मीट हो रहे हैं क्या नहीं। तो हमने 5 आवर के लिए ड्रॉ कर लिया। x 1.5 की स्पीड पे मूव करेगा, जो y है वो ऐसे इंक्रीमेंटल स्पीड पे मूव करता जाएगा। तो हम सबसे पहले जो x है और जो y है इनकी आपस में रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है इनकी, x की स्पीड प्लस y की स्पीड, लेकिन जब अवे जाते हैं तो क्या हो जाती है x की स्पीड माइनस y की स्पीड। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कंडीशन कि एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई। तो देखिए फर्स्ट आवर में इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 1.5 प्लस 1, तो रिलेटिव स्पीड हो गई इनकी 2.5 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड आवर में कितनी हो जाएगी 1.5 प्लस 1.25 विच इज गिव अस 2.75 किलोमीटर पर आवर। अब थर्ड में क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 गिव अस 3। फोर्थ में 1.5 प्लस 1.75 गिव अस 3.25, एंड लास्टली 1.5 प्लस 2 गिव अस 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये रिलेटिव स्पीड मिल गई। अब जो रिलेटिव स्पीड होती है वो इक्वल टू हो जाती है रिलेटिव डिस्टेंस के, कब, जब वो पर आवर के बेस पे निकाली जाए। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि 1 आवर में वो कवर कितना कर रहा है 2.5 किलोमीटर। ऐसे ही बोल सकते हो आप कि उसने 2.5 किलोमीटर कवर किया फर्स्ट आवर में, फिर उसने कितना कवर किया 2.75 किलोमीटर कवर किया सेकेंड आवर में, 3 किलोमीटर कवर किया थर्ड आवर में, 3.25 फोर्थ आवर में, 3.5 फिफ्थ आवर में। इन टोटल 5 आवर्स में उसने कितना कवर किया 15 किलोमीटर कवर किया। मतलब आपस में उन दोनों क्या होगा एक दूसरे को मीट कर गए होंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए आपका फर्स्ट कंडीशन तो करेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट है दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। आपको बताना है क्या ये दोनों आपस में मिडवे पे मिल रहे हैं, मतलब x 7.5 किलोमीटर कवर करेगा, सेम में y भी 7.5 किलोमीटर करेगा 5 आवर्स में। तो ये आपको चेक करना है। तो देखिए आपको ये पता था, ये आपने रिलेटिव डिस्टेंस निकाला रिलेटिव स्पीड के थ्रू। अब आप इंडिविजुअल निकाल के देख लो, तो हम इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इस x के अकेले 5 आवर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो 5 आवर्स में उसने अगर 7.5 किलोमीटर कवर किया होगा तो सेम चीज इसने भी कवर की होगी, उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखिए 5 आवर्स में इन सब का एडिशन करके देख लीजिए 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। देखिए 1.5 मतलब 15 का टेबल आप पढ़ लो 5 बार और उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो 15 5 से 75 और पॉइंट लगा है तो ये हो जाएगा 7.5। ओके, तो जल्दी आपका आंसर आएगा। तो यस करेक्ट है ये भी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए तो हमारा आंसर क्या हो गया बोथ 1 एंड 2। प्लीज आप ये जो ब्लैक कलर के टिक्स हैं उनको इग्नोर करें बिकॉज ये किसी स्टूडेंट का पेपर है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, this one. A student appear in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these paper are in proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall, he scored 60%. In how many numbers of paper did he score less than 60% of the maximum marks? इसका मतलब कोई एक स्टूडेंट है जो 6 पेपर देता है और हर पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम होते हैं और उसके जो भी मार्क्स आते हैं इन 6 पेपरों में उनका एक प्रपोर्शन दिया है। फर्स्ट पेपर रेशो सेकेंड पेपर रेशो थर्ड पेपर रेशो फोर्थ पेपर रेशो फिफ्थ पेपर रेशो सिक्स्थ पेपर, एंड ओवरऑल स्कोर उसका बना है 60%। 60% का मतलब क्या हुआ कि जब उसने सारे पेपर दे दिए तो जो उसका परसेंटेज बना है फाइनली वो बना है 60%। और क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60%। अब आपको बताना है इंडिविजुअली किन किन पेपरों में उसने 60% से कम मार्क्स पाए हैं।
तो आप ये बताना है। तो देखिए आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। आपको रेशो दिया है सपोज 5:6:7:9:10 और सारे ही एग्जाम्स में, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पेपर्स में। अब अगर आप इस रेशो को अगर ऐसे भी लिख दो तो भी कोई गलती नहीं है। 5 को 50 बना लो, 6 को 60 बना लो, 7 को 70 बना लो, 8 को 80 बना लो, 9 को 90 बना लो, 10 को 100 बना लो। मतलब आपने इन सब में क्या मल्टीप्लाई किया है, 10 का, तब भी रेशो तो सेम ही रहेगा। एंड अब जो ये प्रपोर्शन फॉर्म हुआ है इसको आपने मान लिया है उसके स्कोर्स इन डिफरेंट पेपर्स। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट पेपर में उसके स्कोर मान लिया आपने, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में। तो इन टोटल आपका कितने मार्क्स हो गए, मतलब उसको कितने मार्क्स मिले, 450 मार्क्स मिले। और क्या बोल रहा है, ये जो 450 मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स के 60% है, तो आपको टोटल मार्क्स निकालने थे पूरे। तो टोटल मार्क्स के अगर 60% कितने हैं, ये 450 मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स निकल जाएंगे, ये 60% चला जाएगा इसके नीचे, तो आपके टोटल मार्क्स क्या आ जाएंगे, 450 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, परसेंटेज का साइन हटाया हमने, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 750। मतलब जब आप सारे 6 पेपरों के मार्क्स को एड ऑन करेंगे, मतलब जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, उनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 750। ओके, तो आपको निकालना है आपके इंडिविजुअली एक पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए। तो देखिए 750 आपके 6 पेपरों के मार्क्स हैं, तो देखिए आपको एक पेपर का मार्क्स निकालना है तो आप डिवाइड कर दो किससे, 6 से। तो देखिए हमने यहाँ यही किया है, 750 टोटल मार्क्स थे, मैक्सिमम टोटल मार्क्स, और उसमें जब आपने डिवाइड किया 6 का तो आपको क्या मिला, 125, और 125 क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली मैक्सिमम मार्क्स, मतलब हर एक पेपर में आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं, 125 मार्क्स मिल सकते हैं। अब आपको निकालना है उस स्टूडेंट के किन किन पेपरों में उसके 60% मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं। तो 60% मार्क्स से कैसे निकालोगे आप, जो उसका 125 आया है वो उसका 100% मार्क्स कहलाया हर एक इंडिविजुअल पेपर में, क्योंकि सब सेम है। तो 125 100% है, तो 60% कितना हो जाएगा 125 का, 125 इंटू 60/100, तो 75 मार्क्स क्या हुए, 75 मार्क्स हुए उसके 60% इंडिविजुअल पेपर्स के। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 75 मार्क्स मतलब 60% मार्क्स से कम मार्क्स उसके कितने सब्जेक्ट्स में आए हैं, 75 में से कितनों में कम है। तो देखिए 75 में से कम मार्क्स थर्ड पेपर में, सेकेंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में आए, मतलब इन 3 पेपर में आए। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 raised to power 2019 is divisible by 10 then what is the remainder। आपको पूछ रहा है अगर ये नंबर जो है डिविजिबल बाय है 10, मतलब डिवाइड हो रहा है 10 से, तो आपको बताना है कि इसको डिवीजन के बाद इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि कोई भी चीज 10 से डिवाइड होगी तो उसके बाद उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा। सपोज आपने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया 4397, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया। ओके, अब आपको इसको डिवाइड करना है 10 से और आपको रिमाइंडर निकालना है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 10 39 का कितना हो जाएगा 390, और आपका रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। और अगर आप नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा, मतलब यही आपका क्या है, हमेशा रिमाइंडर है जो लास्ट डिजिट आ रही है। लास्ट डिजिट क्या होती है, और यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू। और देख लो एक बार 792 कोई भी नंबर डिवाइड बाय 10, 79 हो जाएगा, 10 79 790, रिमाइंडर फिर 2, मतलब हर केस में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो लास्ट डिजिट बच रही है। आपने इससे क्या समझा, जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो उसका रिमाइंडर होता है वो हमेशा उसकी क्या होती है, यूनिट प्लेस वाला नंबर। तो अगर आप यहाँ पे 3 raised to power 2019 का यूनिट प्लेस का नंबर निकाल लो, मतलब जो सबसे इधर आ रहा होगा सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे, मतलब वही हो जाएगा रिमाइंडर। देखिए आप कैसे करते हो इन क्वेश्चंस को। 3 raised to power 2019, इसमें वर्क करती है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी रूल क्या होता है, अगर आप कोई भी नंबर लेते हो XYZ और उसकी पावर कुछ रहती है, तो ये जो पावर है उसको अगर आप डिवाइड करो 4 से, कोई भी पावर हो XYZ, जब आप 4 से डिवाइड करते हो उस पावर को तो आपको एक पर्टिकुलर रिमाइंडर मिलता है। तो आपका जो रिमाइंडर आता है उसकी हेल्प से और इस वैल्यू की हेल्प से आप डिसाइड कर पाते हो कि आपकी यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आने वाला है। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। तो आपने जब इसको डिवाइड किया 2019 को तो आपका रिमाइंडर आया 3। कंफ्यूज मत होना इस रिमाइंडर से और ये वाले रिमाइंडर से, ओके, ये रिमाइंडर अलग है।
तो देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। अब एक टेबल फॉर्म होता है जिसमें पावर और रिमाइंडर ये आपस में लिंक करते हैं। सपोज आपका रिमाइंडर आया 1 2 3 4, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 तो अपने आप डिविजिबल हो जाएगा 4 से, या फिर आ सकता है आपका रिमाइंडर 0। तो देखिए अगर आपने इस नंबर को डिवाइड किया 4 से और रिमाइंडर आ रहा है 1, कभी आ रहा है रिमाइंडर 2, किसी और नंबर में आ रहा है रिमाइंडर 3, उसके हिसाब से आप पावर कैसे डिफाइन करोगे। सपोज रिमाइंडर आ रहा है 1, तो पावर क्या मानोगे आप, 3 की पावर कितनी मानने लगोगे, 1। अगर रिमाइंडर आ रहा है 2 तो 3 की पावर कितनी लोगे आप, 2। अगर रिमाइंडर आ रहा है 3 तो पावर 3, और रिमाइंडर अगर आता है 0 तो आप फिर मानते हो पावर 4। इतना आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ रहा था 3, तो आपको जो 3 की पावर 2919, इसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट में 3, ये वाला 3 एज इट इज, इसकी पावर 3। मतलब आपने इतने बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको यूनिट प्लेस की वैल्यू तो एग्जैक्टली वही मिलेगी। ओके जो मेन इसका आंसर है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो यूनिट प्लेस में जो वैल्यू आने वाली थी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, वो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको वही वैल्यू मिलेगी। अब 3 की पावर 3 होता है 27, और 7 क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस वाला आंसर। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो एंड में आपका आएगा 7 यूनिट प्लेस पे। ओके और हमें चाहिए भी क्या था, यूनिट प्लेस की वैल्यू। तो 3 की पावर 2013 का यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको ये पूरी वैल्यू चेक करनी है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको तो आपको चेक करना पड़ेगा 7 से ही। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 भी यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि इसका आंसर क्या आना है। इसका आंसर आना है 6। जब आप 6 को पुट करोगे यहाँ पे p की वैल्यू में, तो जो नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाय होगा 7। तो आप यहाँ बेस्ट है कि हिट एंड ट्रायल कर लें, ये p की वैल्यू पे ये सारे नंबर्स रख के देख लें। तो आप जब 6 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 भी मैं आपको सिखाऊंगी अगली क्लासेस में। उससे आपका ये जो आंसर है और कैलकुलेशन है वो काफी स्मूथ हो जाएगा और 2-3 स्टेप कम हो जाएगा। ओके तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि आंसर इसका p की वैल्यू है 6। ओके डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में क्या करते हैं हम, जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट का नंबर होता है उसको डबल कर देते हैं, और जो आंसर आता है उसको माइनस कर देते हैं रेस्ट ऑफ नंबर्स जो लेफ्ट आउट रहते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम माइनस कर देते हैं उसको 3798125p36 से, किसको, -18 को। तो हमारा आंसर आता है सपोज कुछ। अब ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल का साइकिल फॉर्म करनी पड़ेगी, मतलब बार बार डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। और शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हो 7 से। जब आप यहां तक पहुंच जाते हो 7 से डिवाइड करते करते, तो इतने नंबर पे आप हिट एंड ट्रायल कर लो। मतलब p की वैल्यू एक बार 6 रख के देख लो, पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा 6। और रख के देख लो, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा p की वैल्यू पे। तो ऐसे आप 6 की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत क्विकली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस हैं और डीजल के प्राइसेस हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंक्रीज हो रहे हैं। पेट्रोल के प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं, जो डीजल है उसके प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। और कब से इंक्रीज होना चालू हुआ है, जनवरी 1 से। अब इस वाले क्वेश्चन की मैं प्रोसेस बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको देखिए यहाँ पे दिया है कि जनवरी 1 में पेट्रोल का प्राइस ये था, कुछ एक पर्टिकुलर जनरल टर्म में लिखा हुआ है पेट्रोल का प्राइस। ओके एज वेल एज जो डीजल का प्राइस है वो भी एक पर्टिकुलर जनरल टर्म में लिखा है। मतलब डे बाय डे ये पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, और यहाँ पे मोस्टली इंक्रीज होगा। ओके तो देखिए आपको बताना है कि दोनों का फ्लक्चुएशन होने के बाद पेट्रोल के प्राइस के और डीजल के प्राइस के, पेट्रोल का प्राइस इक्वल टू डीजल का प्राइस कितने दिन पे होगा और कौन सी डेट पे होगा। तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, आप सिंपली इक्वेशन बना लोगे एक। पेट्रोल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 80 प्लस 0.1 m, और डीजल की बन जाएगी 69 प्लस 0.15 n। जो m की वैल्यू है वो फर्स्ट से लेके 100th डे तक कंसेक्यूटिवली बढ़ती है, और 100 डे के बाद जब क्रॉस डे हो जाता है, मतलब 100 डे के बाद जो भी डेज आते हैं उसमें कांस्टेंट बनी रहती है। मतलब 101, 102, 103 एंड सो ऑन, जितने भी डेज आएंगे उसमें उस m की वैल्यू कितनी बनी रहेगी, 100 ही बनी रहेगी। लेकिन जो ये n है
इसकी वैल्यू डे के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। सपोज 70 डे है तो इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी, 55 डे है तो इसकी वैल्यू 55 हो जाएगी, 205 डे होगा तो 205 वैल्यू हो जाएगी। मतलब इस n की जो वैल्यू रहेगी वो डे की वैल्यू की इक्वल रहेगी हमेशा। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा इस m और n की ऐसी वैल्यू जिसमें ये दोनों वैल्यू हो जाए आपस में इक्वल। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि मई की सारी डेट लिखी है तो यहां तक के आप डेज गिन लेंगे। तो कितने डेज आ रहे हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। अब मई की जो वैल्यूज हैं वो आप हिट एंड ट्रायल यहां से इन नंबर्स से, इन डेट से रख सकते हैं। सपोज मैं रखती हूं यहाँ पे 20, तो यहां रख लिया मैंने 20। जब हम इनको एड ऑन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 140 वैल्यू मिलेगी। हमारी मेन फ्लक्चुएट करके देखनी है हमें मई वाली वैल्यू। इतने डेज तो हमारे हमेशा कैलकुलेट होंगे क्योंकि मई तक तो हमें आना ही है। अब मई में हमें पुट करना है कभी 20 डाल के, कभी 21 रख, कभी 19 रख के, कभी 18 रख। तो जब हम 20 रखेंगे तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 140 डेज आ जाएंगे। अब जब इस 140 को हम यहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन में तो n की वैल्यू तो 140 ही हो जाएगी क्योंकि डेज के इक्वल ही रहेगा हमेशा ये n। लेकिन m क्या रहेगा, 100 रहेगा। और ये क्यों रहेगा, क्योंकि जब भी 100 से क्रॉस करता है डे, मतलब 100 से ऊपर जितने भी दिन रहेंगे उसमें ये m की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये 140 नहीं रहेगा m, ये 100 ही मेंटेन रहेगा। ओके, जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसका आंसर क्या जाता है हमारा, p का वैल्यू आ जाती है हमारी 90 रुपीज और d की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 90 रुपीज। ओके, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाती है 90 रुपीज। तो आपको ये समझ में आ जाता है दोनों के प्राइस क्या हो गए इक्वल। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 20th May। Okay, now look over this next question. A biological class at high school predicted that the local population of animal will double in size every 12 years. The population at the beginning of the year is 2021 was estimated to be 50 animals. If P represents the population after n years, then which one of the following equation represents the model of class for the population? 2021 में बायोलॉजिकल क्लास में सर्वे हुआ, काइंड ऑफ सर्वे में हमने क्या नोटिस किया कि हर 12 साल में जितनी पॉपुलेशन एनिमल की है वो डबल होती जाती है। मतलब सपोज पॉपुलेशन है 50, ओके, फर्स्ट ईयर में। अब जो 12th ईयर आएगा उस 12th ईयर में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब 50 इंटू 2, तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 100 एनिमल्स की। अब जो नेक्स्ट 12th ईयर आएगा, मतलब 24 ईयर्स जैसे ही होंगे तो फिर से पॉपुलेशन डबल हो जाएगी जो लास्ट पॉपुलेशन थी इसके। तो 100 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 200 एनिमल्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो देखिए आप जनरल इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपकी पॉपुलेशन थी 50, फिर 12 ईयर पास हुए तो आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 50 इंटू 2 हुई। अब और नेक्स्ट 12 ईयर्स हुए ऐड, तो फिर आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 50 इंटू 2 तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया। फिर नेक्स्ट 12 ईयर पास हुए तो कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2 की पावर 3। उसके नेक्स्ट 12 ईयर में कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2 की पावर 4। इसको भी आप लिख सकते थे ना 50 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते थे। तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी 50 इंटू 2 की पावर n बट डिवाइड बाय 12। और डिवाइड बाय 12 इसलिए किया है क्योंकि हर 12 साल में ऐसा चीज हो रही है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 12, क्योंकि n जो है वो हमारा सिंगल ईयर है, मतलब 2021, 2022, 2023, 2024। लेकिन ये जो हमने सीक्वेंस बनाया है वो हमने हर 12 ईयर के फॉर्मेट में बनाया है, मतलब हर 12 ईयर के गैप में बनाया है। तो हम इसमें n नहीं ले सकते, हम इसको क्या लेंगे n/12 लेंगे। ओके, क्योंकि हर 12th ईयर में चेंज हो रही है। अगर आपसे बोला जाता है कि हर साल चेंज हो रही है तो आप इसको बस इतना रख सकते थे 50 इंटू 2 की पावर n, लेकिन हर 12 ईयर में इसका डबल हो रहा है
तो हम इसको क्या बोल सकते हो, 50 इंटू 2 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 12। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और भी क्लियर नहीं हो तो ये देखिए सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख के देखिए, तो 0 बाय 12 0 ही हो जाएगा। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 1 इंटू 50 मतलब आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर में 50 आ रहा है। अब नेक्स्ट 12 ईयर में देखो, रख के देखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख लो, यहाँ पे 12, तो 12 डिवाइड बाय 12 गिव अस 1। 2 की पावर 1 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 50 विच गिव अस 100। तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली ये पुट करके देख लो, ये कौन सा ईयर हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 ईयर। यहाँ पे 50 इंटू 2 की पावर 24 डिवाइड बाय 12 रख के देख लो, 12 टू जा 2 की पावर 2 इंटू 50 तो गिव अस व्हाट, 4 इंटू 50 गिव अस 200। ओके, देख लीजिए। तो अब जनरल फॉर्म में निकाल लो या फिर हिट एंड ट्रायल करके देख लो। हिट एंड ट्रायल ज्यादा सही रहता है इन सारे केसेस के लिए। नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class, 60% of the students are from India and 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? तो देखिए, इंडियन स्टूडेंट कितने हैं, 60%। तो अपने आप 100% में से फॉरेन स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 40%, क्योंकि टोटल 100% स्टूडेंट्स हैं। इंडियन स्टूडेंट 60% है, तो फॉरेन स्टूडेंट अपने आप 40% हो जाएंगे। सपोज हमने टोटल स्टूडेंट कितने लिए हैं, 100 अज्यूम करें, तो इंडियन स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 60 एंड फॉरेन स्टूडेंट हो जाएंगे 40। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, 50% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल। टोटल में से 50% स्टूडेंट क्या है, गर्ल। मतलब 100 अगर स्टूडेंट हैं तो टोटल 50 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, टोटल गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनमें से 30% अगर गर्ल्स हैं तो इसका 30% निकाल लो 60 का, तो अपने आप जो 70% होगा वो कौन होगा, बॉय होंगे। तो देखिए 60 का 30% हो जाता है आपका 18, तो रेस्ट कितने बचे आपके पास, 42 स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स हो गई आपकी 18 इंडियन गर्ल्स, और इंडियन बॉयज कितने हो गए, 42। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉय। अब आपको 18 गर्ल्स मिल गई और टोटल गर्ल्स कितनी थी, 50, तो 50 में से माइनस कर दीजिए 80 को, 50 minus 80 gave us what, 32। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, 32 गर्ल्स हो गई जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। बोल सकते हो ना, क्योंकि इंडियन प्लस फॉरेन बोथ गर्ल्स का समीशन कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो अगर 40 टोटल स्टूडेंट है फॉरेन के, तो उनमें से 32 गर्ल्स हैं, तो रेस्ट 8 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज। अब आपको परसेंटेज निकालना है बॉयज का जो फॉरेन स्टूडेंट है। तो परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे आप, जो बॉयज की वैल्यू आई है फॉरेन बॉयज की, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल फॉरेन स्टूडेंट से, तो आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज मिल जाएगा। तो देखिए 8 डिवाइड बाय 40 गिव अस व्हाट, इनटू 100 गिव अस व्हाट, 20%। तुम्हारा आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक ओवर दिस क्वेश्चन। आप 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके हिसाब से कंक्लूजन दिए हैं, आपको बताना है। स्टेटमेंट रीड करते हैं, सम रेडियोज आर मोबाइल, सम रेडियोज आर मोबाइल। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है ये। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। Some computers are watches, some computers are watches। Conclusion 1 क्या है, certainly some radios are watches,
सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रेडियोज वॉचेस हैं क्या? नहीं है। देखिए रेडियोज एंड वॉचेस के बीच में डायरेक्ट लिंक तो हमें दिया नहीं है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मोबाइल तो वॉचेस होंगे ही होंगे। देख लीजिए ये भी हमें कहीं पे मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए, तो नीदर वन नॉर टू कंक्लूजन। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया करेक्ट डी। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। Jay and Vijay spend an equal amount of money to buy some pens and special pencils of same quality from the same store. If Jay bought 3 pen, 5 pencils and Vijay bought 2 pens and 7 pencils, then which of the following is correct? Now look over here. Equation based question है आपका, जय है और विजय है। वो स्टेशनरी शॉप जा रहे हैं और उनने कुछ कुछ वहां से स्टेशनरी आइटम लिया। जय ने क्या लिया? जय ने लिया 3 पेन और 5 पेंसिल्स, और जो विजय था उसने लिए 2 पेन्स और 7 पेंसिल्स। ओके, और दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पे किया, मतलब जो इन दोनों का कॉस्ट होगा वो इक्वल होगा। तो अब क्वेश्चन में देखिए पेंसिल और पेन के कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए आप इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए पेंसिल और पेन की कॉस्ट में, मतलब पेंसिल की कॉस्ट पेन के कॉस्ट के कितने बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को। सपोज हम पेन को ले लेते हैं x, 3x, और पेंसिल को ले लेते हैं हम y इक्वल टू 2x प्लस 7y। x क्या है? पेन है, और पेंसिल क्या है? y। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2y, मतलब एक पेन की वैल्यू 2 पेंसिल के बराबर आ गई। ऑप्शन भी अवेलेबल है, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जो P है वो स्कोर कर रहा है 40 मार्क्स एक्स्ट्रा Q से, और जो Q है उसका स्कोर है 10% लेस देन द स्कोर ऑफ P। आप रिलेशन बना लीजिए। सपोज लेट्स टेक 10% मार्क्स बी 40, क्योंकि 40 मार्क्स का आगे पीछे हो रहा है ना, इसलिए हम 10% को क्या लेते हैं? 40, मतलब टोटल मार्क्स का 10% क्या है? 40, तो 100% कितना हो जाएगा टोटल मार्क्स का? 400। तो जो P है उसका स्कोर कितना हो जाएगा? P का स्कोर हो जाएगा 400, और जो Q है Q का स्कोर कितना हो जाएगा? P के स्कोर से 40 कम या फिर 10% कम। तो देखिए 400 माइनस 40 गिव अस 360, ये आ गए किसके मार्क्स? Q के मार्क्स। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो गया? Q के मार्क्स कितने हो गए? 360। ओके, नाउ लुक ओवर दिस क्वेश्चन। A person P asked one of his 3 friends X as to how much money he had. X replied, if Y give me rupees 40, then Y will have half of as much as Z. But if Z give me 40 rupees, then 3 of us will have equal amount. What is the total amount of money that X, Y, Z have? क्वेश्चन में क्या है? जो P है वो अपने 3 दोस्तों में से किसी एक दोस्त से ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो X रिप्लाई कर रहा है कि अगर Y मुझे 40 रुपए दे देता है तो Y के पास Z के पैसों से आधे पैसे बचते हैं। अगर Z मुझे 40 रुपए दे देता है तो हम तीनों के पास इक्वल अमाउंट हो जाता है, मतलब एक जितने पैसे बचते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन तीनों के पास जितने पैसे हैं उनको ऐड करके आप हमें बताओ उनका समीशन कितना है, मतलब उन तीनों का। लेट्स टेक 3 फ्रेंड्स X, Y, Z एंड बिल्ड द कंडीशन, मतलब हम कंडीशन बिल्ड करते जाते हैं। सबसे पहले X बोल रहा है अगर Y मुझे 40 रुपए दे देता है तो Z का हाफ Y के बराबर हो जाएगा, मतलब Z के पास जितने रुपए हैं उसका हाफ Y के पास जितने रुपए बचे हैं उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए X के पास कितने रुपए हो जाएंगे अगर उसको 40 रुपए Y दे देगा? X के पास X प्लस 40 हो जाएंगे,
और y के पास कितने बचेंगे, y माइनस 40। ओके, और y माइनस 40 किसके बराबर होगा, z के पास जितने रुपए हैं उसके हाफ के बराबर होगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई, इसको सॉल्व कर लिया हमने तो हमें आंसर क्या मिला, 2y माइनस z इक्वल टू 80। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, मैं यहां लिख लेती हूं। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, अगर z मुझे 40 रुपए दे देता है, x बोल रहा है अगर z मुझे 40 रुपए दे देता है तो हम तीनों के पास इक्वल पैसे हो जाएंगे। तो देखिए z ने दे दिए 40 रुपए किसको, x को, तो x प्लस 40 हो गया। y के पैसों के साथ कुछ नहीं हुआ, छेड़खानी, लेकिन जो z था उसके पास कितने रुपए कम हो गए, 40 रुपीज कम हो गए। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे y की वैल्यू। तो हम अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व करें इतनी वैल्यू को, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ओके, अब जो y की वैल्यू आई है वो हम यहां पुट करके देख देते हैं, यहां 120 रख दिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80। अब y की वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू मिल गई, अब z की वैल्यू क्या यहां से मिल जाएगी, y की प्लेस पे क्या रख दो, 80 रख दो। एक इक्वेशन ये फॉर्म हो रही है ना, ये इतनी बस देखोगे आप, y इक्वल टू z माइनस 40, y की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 120, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 160। अब तीनों x प्लस वाई प्लस z कर दो, तो x प्लस वाई प्लस z कितना हो जाएगा, 160 प्लस 80 प्लस 120, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 360। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर ये, सेम ऑप्शन है ना। ओके, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, रिसेंटली मैंने पढ़ाया है आपको लेटर एनालॉजी। इसमें देखिए क्या हो रहा है, आपस में इन दोनों का रिलेशन निकालना है। m में -1 का किया है तो क्या आया, l आया है, या फिर आप डायरेक्ट रैंकिंग से देख लो क्या सीक्वेंस चल रहा है। m की रैंकिंग 30, l की रैंकिंग 12, a की रैंकिंग 1, b की रैंकिंग 2, t की रैंकिंग 20, s की रैंकिंग 19 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए क्या हो रहा है, 30 से 12 जा रहा है, मतलब -1 हो रहा है फर्स्ट अल्फाबेट में, दूसरे अल्फाबेट में देखिए 1 से 2 जा रहा है, मतलब +1 हो रहा है। तीसरे में देखिए 20 से 19 जा रहा है, मतलब फिर से -1 हो रहा है, एंड सो ऑन +1 हो रहा है। तो हमारा सीक्वेंस कैसे फॉलो हो रहा है, -1 + 1 -1 + 1। तो ये चीज हम फॉलो कहां करा देंगे, इसमें केमिस्ट्री में। तो देखिए अब देखिए इसमें एलिमिनेट कैसे करते हैं। सबसे पहले इतना आप समझ गए, यहां होगा -1, यहां होगा +1, यहां -1, यहां +1। तो देखिए इन दोनों में दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को देखते हैं। ओके, सी में -1 किया तो बी मिला, एस में +1 किया तो क्या मिला हमें, आई मिला, ई में -1 किया तो हमें क्या मिला, डी मिला, एम में +1 किया तो एन मिला। तो देखिए BIDN कौन सा वाला है, BIDN, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, या फिर आप डायरेक्टली रैंकिंग याद नहीं है तो भी देख सकते हो, एम से जस्ट पहले क्या आता है, एल आता है तो -1 हो गया, ए के जस्ट बाद क्या आता है, बी आता है तो +1 हो गया, टी के जस्ट पहले क्या आता है, एस, फिर जस्ट बाद, तो जस्ट पहले और जस्ट बाद भी जो चल रहा है तो -1 + 1 -1 + 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि 180 डिग्री कब फॉर्म होता है, मतलब जो क्लॉक आवर होता है ना, दिस इज क्लॉक आवर, इसमें 180 डिग्री कब बनेगा, मतलब जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है
वो एक दूसरे के सामने कब आएंगे, तभी तो 180 बनाएंगे ना। देखिए इन तीनों कंडीशन को बिल्ड करके देख लीजिए। 7 बजने पे कैसी सुई हो जाती है, 7 जब बजता है, सपोज ये 12 है, 3 6 9, 7 सपोज ऐसे बज रहे हैं, 180 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, बिटवीन 7 और 705। देखिए 705 पे आर हैंड ऐसा होगा और मिनट हैंड कुछ ऐसा होगा, तो ये भी नहीं होगा। 7.5 पे देखिए ऐसा फील होगा कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन देखिए जब आपका 705 बजेगा तो आपका ये तो जस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन जो ये 7 पे था, ये 7 से हल्का सा क्या हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है तो आर वाला हैंड भी तो मूव करेगा ना इस तरफ, तो ये हल्का सा मूव कर जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए जब आपका 705 और 7:10 रहेगा, मतलब 7:05 से 7:10 तक ये घड़ी के कांटे ऐसे मूव करेंगे कि जो क्लॉक का आर हैंड है और जो मिनट हैंड है आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। और वो कब सामने आएंगे, जब 7:05 से 7:10 के बीच का कोई टाइम होगा, तब हल्का सा 7 से टिल्ट होगा, शिफ्ट होगा आर हैंड, और मिनट हैंड शिफ्ट होगा 5 मिनट से थोड़ा सा इस तरफ, तब जाके ये फॉर्म करेंगे 180 डिग्री। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Now look over this next question. In an objective type test of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all the 90 questions, a student got total of 387 marks. What is the number of incorrect response? देखिए टोटल 90 क्वेश्चन थे, जिनमें अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलते हैं, और आप इनकरेक्ट करते हो तो आपके डिडक्ट होते हैं 2 मार्क्स। ओके, ये क्लियर हुआ। तो इस हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, अगर 90 के 90 पूरे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे तो हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 90 इंटू 5, तो टोटल कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम, 450 मार्क्स टोटल। लेकिन उसको मिले कितने मार्क्स हैं, उसको मिले हैं 387 मार्क्स मिले हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो उसके गलत हुए होंगे, तभी उसको डिडक्ट करने के इतने मार्क्स मिल रहे हैं। तो सपोज उसके कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो है एक्स। अब जो क्वेश्चन गलत किए हैं उसने, तो उसमें 5 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो गया, सही मार्क्स के आंसर मिले नहीं, प्लस उसके 2 मार्क्स और डिडक्ट हो गए क्योंकि उसने इनकरेक्ट भी सॉल्व किया। तो उसके टोटल मार्क्स कितने डिडक्ट हो गए, 5 जो उसको मिले ही नहीं करेक्ट आंसर के, और 2 मार्क्स और चले गए उसके नेगेटिव मार्किंग में। तो टोटल हर एक गलत आंसर पे, इनकरेक्ट आंसर पे उसके 7 मार्क्स कम हुए। तो देखिए जब हम माइनस करेंगे 450 से 387, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 63, मतलब उसके टोटल 63 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। अब आपके 63 मार्क्स में से उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए, हर एक क्वेश्चन गलत होने पे उसके कितने मार्क्स जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत कितने हो जाएंगे, इससे डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने कितने गलत किए हैं, 9 क्वेश्चंस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। 3p plus 4p plus pp plus pp give us RQ2। देखिए सबसे पहले इसको लिख के देख लेते हैं। 3p plus 4p plus pp plus p, ये किसके बराबर होना चाहिए आपके, RQ2 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लो, p प्लस पी प्लस पी प्लस पी, मतलब यहां आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट पे 4p मिलेगा, और 4p की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो देखिए 4 में आप क्या मल्टीप्लाई करते हो कि आपको लास्ट में 2 मिले, 4
3 जा क्या होता है आपका 12, पी की वैल्यू क्या रखी है आपने 3 रख के देखी। और क्या होता है आपका 4, 8 जा होता है आपका 32। तो पी की वैल्यू आपने इधर क्या पुट करके देखी 8 पुट करके देखी। तो पी की वैल्यू इन दोनों में से ही कोई एक हो सकती है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए पी। तो आपकी पी की दो वैल्यू कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है आपकी 3 और एक हो सकती है आपकी 8। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे आप पी की वैल्यू कितनी रख के देखते हैं, सबसे पहले 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ सब जगह पी की वैल्यू क्या रख दी आपने 3। तो क्या हुआ 33 प्लस 43 प्लस 33 प्लस 33, 33 plus 33 plus 33 gave us 99, 99 plus 40 gave us 142। तो हमारी एक वैल्यू आर क्यू टू की कितनी हो सकती है 142, जिसमें क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 और आर की वैल्यू होगी 1। तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब दूसरा हम क्या पुट करके देखते हैं, पी की वैल्यू 8 पुट करके देखते हैं, यहां करके देखते हैं 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88। तो जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 262। ओके, अब देखिए एक वैल्यू क्या हो सकती है पी आर क्यू टू की 262 हो सकती है। दो वैल्यूज मिल गई हमें। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑल सच वैल्यूज जो पॉसिबल हो सकती हैं उनका। तो देखिए एक वैल्यू ये पॉसिबल हो सकती है, एक वैल्यू ये पॉसिबल हो सकती है। जब p की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो हमें ये मिलता है, जब 8 रखते हैं तो हमें ये मिलता है। अब इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 142 प्लस 262 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या मिल गया हमें 404 डिवाइड बाय 2। 404 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया आपका 202, और ऑप्शन में अवेलेबल भी है 202। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे मैनिपुलेट करके सॉल्व करोगे। इसको जब इसे सॉल्व करोगे तो इसमें आपको इस वैल्यू की टर्म कैसी मिलेगी, p की वैल्यू मिलेगी आपको 8, r की वैल्यू मिलेगी आपको 2। तो उन दोनों को करोगे आप ऐड, p प्लस r डिवाइड बाय q की वैल्यू मिलेगी आपको 5। तो 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा आपका 2। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 2। ओके, अब आपको एक और क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है प्रोटीन का, वाटर का और ड्राई सब्सटेंस का। प्रोटीन है 16%, वाटर है 70% और रेस्ट क्या है आपका ड्राई एलिमेंट। 16 प्लस 70 के बस 86, तो रेस्ट कितना हो गया हमारा 14%। 14% क्या बचा हमारा ड्राई। ओके, अब क्वेश्चन बोलता है इफ बोथ प्रोटीन एंड अदर एलिमेंट करस्पॉन्ड टू p%, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंट p इन अ पाई डायग्राम। तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों का समीशन, मतलब इन दोनों का एडिशन। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट का समीशन करें, मतलब ड्राई एलिमेंट और प्रोटीन के परसेंट का समीशन करें, तो वो पाई चार्ट में, पूरे पाई चार्ट में कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप। तो देखिए प्रोटीन प्लस ड्राई एलिमेंट को ऐड करेंगे तो आपको 16 प्लस 14 देगा 30%। और आपको ये भी पता है कि कोई पाई चार्ट 100% होता है, मतलब पाई चार्ट को हम कंसीडर करते हैं 100%। और एंगल बेस में हम क्या बोल सकते हैं कि कितने एंगल फॉर्म करता है ये 360 डिग्री। तो 100% किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। 30% किसके बराबर होगा, तो 360 डिवाइड बाय 100 इंटू 30। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 36 इंटू 3 गिव अस 108 डिग्री। ओके, तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, आंसर नंबर सी 108 डिग्री। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बताती हूँ। जो जोसेफ है
वो हर 5th डे पे जाता है क्लब। जो हर्ष है वो हर 24th डे पे जाता है क्लब। और जो सुमित है वो जाता है हर 9th डे पे क्लब। मतलब हर रिपीटेड 5th डे पे जाता है ये। हर्षित जाता है हर रिपीटेड 24th डे पे, और जो सुमित है वो हर रिपीटेड 9th डे पे। इतना क्लियर हुआ। लास्ट बार वो मिले थे संडे को। अब आपको बताना है कि अगली बार वो कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखिए इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में हम लेते हैं एलसीएम। ओके, तो 5, 24 और 9 का एलसीएम क्या आता है 360। ओके, तो इसका मतलब होता है कि ये 360 डे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो 360 डे के बाद कौन सा डे आता है 361 डे, 1th डे। तो ये 361th डे में आपस में फिर से मिलेंगे। अब आपको बताना है ये 361th डे पे कौन सा डे पड़ेगा। तो देखिए आप कैसे निकालोगे। तो आपको पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 364 डेज होते हैं। और इससे आप कैसे रिलेट कर सकते हो, सपोज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को संडे पड़ा, तो आप कॉन्फिडेंटली अगर लीप ईयर नहीं है तो बता सकते हो नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा, एक साल के बाद। तो नेक्स्ट संडे हमारा पड़ता है 365th डे पे। ओके, तो इधर भी पड़ा संडे। अब आप ये 365th डे है जो, उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ। 365th डे पे है संडे। 364th डे पे क्या होगा 363rd डे पे क्या होगा 362 डे पे क्या होगा, और 361 डे पे कौन सा डे बनेगा। और जो इस डे पे आएगा डे वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहां पे संडे आया, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। तो 361th डे पे कौन सा डे पड़ा वेडनेसडे। तो ये आपस में फिर से कब मीट करेंगे 361th डे पे, यहां से हमने निकाला, और उस डे पे कौन सा डे पड़ा, उस डे पे वेडनेसडे पड़ा। ओके, तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहां तक हमने ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन कवर कर लिए हैं रीजनिंग के। तो अब मैं करती हूँ एंड अपनी क्लास का। मैं 2 साइड्स में रीजनिंग के पूरे सी सेट के क्वेश्चन कवर करूंगी। ओके, तो आप सेकंड साइड भी देखिए जिसमें आपके रेस्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कवर अप हो पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।